आज हम स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की कक्षा में अष्टम प्रश्न पत्र नाटक एवं रंगमंच के अंतर्गत मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे की चर्चा करेंगे। नाटक रागात्मक आसंगों का काव्य है। नाट्य सृजन एक चाक्षुष यज्ञ विधान है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार जहाँ मानव मूल्य बदल गए, युगीन दरारों में जहाँ उसके जर्जर परंपरावादी सिद्धांत फंस गए, वहाँ साहित्य ने भी समय की मांग के अनुसार करवटें बदली है। हिंदी नाटक भी अपनी बहुत बड़ी जीवन यात्रा पार कर आज एक नए चौराहे पर खड़ा दृष्टिगोचर होता है। स्वतंत्रता के बाद के नाट्यकारों की श्रृंखला में मोहन राकेश का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। बाल्यावस्था में ही राकेश का सबसे चर्चित तथा संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत नाटक आषाढ़ का एक दिन को पढ़कर वो देखकर मोहन राकेश को जानने वो समझने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी। मोहन राकेश ही वह विलक्षण प्रतिभा संपन्न नाटककार थे जो निरंतर अपनी नाट्य कला का परिष्कार और परिमार्जन करते रहे। और खूबी तो इस बात में है कि मोहन राकेश ने अपने संपूर्ण नाटकों और बीज नाटक में भी अपनी ही अस्मिता के संकट, अपने ही अंतः जीवन में अनवरत प्रवाहित होने वाली मानसिकता के स्वीकार अस्वीकार के द्वंद्व को ही शिल्पगत सांचों में ढाला है। मात्र नट अनुकरणे के सिद्धांत सूत्र से बहुत आगे बढ़कर व्यवहार जीवन और रंगमंच के संदर्भों में सही नाटक को तलाशा है। अपनी तलाश को उस क्षितिज पर ले जाकर प्रतिष्ठापित कर दिया है जो युग संदर्भों में नाट्य सृजकों और विवेचकों दोनों के लिए एक चुनौती बनकर रह गया है। सचमुच मोहन राकेश ने कथ्य का कोण तथा शिल्प व भाषा के बलागात को बदला। उनके नाटक न कवित्व से दबे हैं, न दर्शन से, न अनुभूति से हीन हैं और न ही सामयिक अनुभव से। मोहन राकेश ने आजीवन हिंदी रंगमंच की खोज की और नए नए रंग प्रयोग हमारे सामने रखे। इन प्रयोगों का समुचित और व्यापक अध्ययन किया गया है। मोहन राकेश के जीवन में संघर्षरत व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनकी समकालीन सृजनधर्मिता और उनके साहित्य का हम अध्ययन करेंगे। संघर्षपूर्ण जीवन के अंतर्गत हम पाते हैं कि मोहन राकेश का जन्म यूँ तो 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था। उनका बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। उनके पिता अच्छे खासे वकीलों में थे। नाम था करमचंद गुगलानी। उनके पिता साहित्य और संगीत में विशेष रुचि रखने के कारण अमृतसर के प्रतिष्ठित नागरिक, जागरूक कार्यकर्ता, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के पदाधिकारी थे। मोहन राकेश को पिता से साहित्यिक रुचि और संस्कार मिला था। साहित्यिक रुचि संपन्न होने के कारण करमचंद गुगलानी मित्रों की बैठक में वाल्मीकि से लेकर मैथिली शरण गुप्त तक की आलोचना करते रहते थे, जिसको मोहन राकेश बड़े चाव से सुनते थे और कभी कभी संस्कृत गद्य पद्य की रचना भी करते थे। मोहन राकेश का प्रस्फुटन काल जिस प्रकार के घर में व्यतीत हुआ, उसका ब्यौरा उन्हीं के शब्दों में
एक और पिता के इर्द गिर्द में साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण प्राप्त था, तो दूसरी ओर दादी माँ के अपार स्नेह के कारण मोहन राकेश को भूत, प्रेत, टोना, माना, सिद्ध पुरुष, डायन आदि से बचने के लिए हमेशा घर में बंद रहना पड़ता था। बाहर निकलकर गली में खेलना तक मना था। इस प्रकार मोहन राकेश को बंद कमरे में रहना पड़ता था, जिसमें सीलन और नालियों की गंध, सरकारी घी, अगर, चंदन की सुगंध मिलती थी। दादी माँ के दबाव में मोहन राकेश कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, परंतु अवसर पाते ही गली में भाग जाते थे। घर की ये आदिम घुटन राकेश को बाद में भी स्यात जीवन भर भोगनी पड़ी। शेषवी सुकुमार क्षणों में राकेश ने जिस घुटन को भोगा था, उसी प्रकार की घुटन उन्हें यौवन काल में, विवाह के रूप में, घर परिवार की परिस्थितियों में घिरकर भी न केवल अनुभव होती रही, मुक्ति की छटपटाहट उत्पन्न कर उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ती भी रही। और फिर एक दिन मैंने इस घर को एक विशेली चुप्पी में ग्रस्त पाया। घर में माँ जी थी, राकेश थे, उनकी पत्नी थी जो शायद कुछ दिनों के लिए देहरादून से आई थी। वातावरण का तनाव मेरे स्नायुओं पर बोझ बनकर छा रहा था। राकेश किसी पुस्तक के पन्ने पलट रहे थे। उनकी पत्नी निटिंग में व्यस्त थी। अभिवादन की औपचारिकता निभाकर जब मैं राकेश के पास पहुंचा तो उन्होंने अपने हाथ की पुस्तक तुरंत रख दी और खड़े हो गए। चलो डियर, कॉफ़ी हाउस चलते हैं। ये वक्तव्य हैं कथुरिया साहब के, जिन्होंने अपनी पुस्तक नाटककार मोहन राकेश के शीर्षक अंतर्विरोधी व्यक्तित्व में राजेंद्र पाल जी ने अपने कथनों से साबित किया है कि घर से बाहर कदम रखते ही वे फिर अपने स्वाभाविक रूप में आ गए और ठहाके लगाने लगे। तो घर की तलाश राकेश को उतनी ही रही है जितनी कि उसके आभ्यंतरिक वातावरण से घुटन। तो भी ये घुटन, ये दबाव और अपरिचित वातावरण चाहे मोहन राकेश को कुछ और दे सका या नहीं, पर यह एक निखरा हुआ सत्य है कि उनकी भावुकता, उनकी साहित्यिक सुसंबद्ध प्रतिभा, उनका यथार्थ बोध, उनमें विद्यमान परिस्थितियों से जूझने की अदम्य भावना आदि सभी कुछ इसी घुटन भरे वातावरण की देन है। मुक्ति की वह छटपटाहट जो उनके प्रत्येक नाटक में अंतः सलीला के रूप में स्वतः प्रवाहित दिखाई देती है, वह भी निश्चय ही इस वातावरण की ही देन है। इस प्रकार परिस्थितियों ने ही राकेश को ठहाका प्रिय, अत्यधिक लापरवाह और सिगरेटों को मसल मसल कर कचूमर निकाल देने वाला सुधी आने के शरणों में ही बना दिया था। फिर जब वे मात्र 16वां पार कर रहे थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। आर्थिक वैषम्यता यह कि मकान का किराया चुकाए बिना मकान मालिक पिता का शव तक न उठाने दे रहा और माँ की चूड़ियाँ बेचकर ही जो अंतिम संस्कार कर पाए। माता की शांत भीगी आंखों ने उन्हें और भी अस्थिर कर दिया। उनके सामने था अनवरत संघर्ष और इसी संघर्ष ने उसे घिस घिस कर नया रूप प्रदान किया। अनवरत असुरक्षा की भावनाओं को झेलते हुए भी राकेश ने शिक्षा का क्रम जारी रखा। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से संस्कृत में एमए परीक्षा उत्तीर्ण की। सर्वप्रथम उन्होंने बम्बई में अध्यापन कार्य आरंभ किया, पर वहाँ के घुटन भरे वातावरण की अंतः यातनाओं से शीघ्र ही छुटकारा पाकर शिमला चले गए। इसी बीच सन 1950 में राकेश ने अनचाहे रूप में एक अनचाही युवती से विवाह भी कर लिया, पर उनके अहम को कमाऊ पत्नी का अहम रास न आया। मोहन राकेश पर एक आरोप यह था कि वो बहुत अहमवादी हैं और कभी भी किसी भी स्थिति में झुके नहीं। मैंने उन्हें झुकते देखा है, परंतु विडंबना यह है कि वे जब भी झुके रास्ते से भटक गए। अपने पहले विवाह के लिए वे मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। राकेश ने
अपनी पत्नी को एक संक्षिप्त सी मुलाकात में देखा था और कहीं कुछ भी गलत न होते हुए भी उन्हें लगा था कि रिश्ता गलत है। अंतःप्रेरणा के लिए तर्क नहीं होते, और जब तर्कहीनता भ्रामक तर्कों के आगे झुक गई तो यातना का एक और अध्याय शुरू हो गया। हो सकता है कि वह पढ़ी लिखी कमाऊ होने के कारण अहम पीड़ित हो। घुटन भरे दिलों में यह विवाह सफल न हो सका। इस पर्यावरण ने यदि राकेश को सुंदरी के अहम से टकराकर टूटकर घर से भाग जाने वाला मर्द बना दिया तो आश्चर्य की क्या बात है। इस प्रकार राकेश ने जीवन के इस घुटन की क्रोध भरे वातावरण में अनेक प्रकार की रचनाओं का सृजन किया। उनमें उन सब का यथातथ्य स्वरूप देखा जा सकता है। राकेश ने अपने जीवन नाटक के अगले अंक की शुरुआत जालंधर आकर पुनः अध्यापन कार्य आरंभ करने से की है। राकेश ने प्राध्यापक संगठन की राजनीति में भाग लिया था और विवशतः उसे जालंधर के प्राध्यापकीय पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। उसी प्रकार जिस प्रकार की आषाढ़ का एक दिन में कालिदास को कश्मीर की राजनीति में मार खाकर टूट और थक हार कर एक बार फिर मल्लिका के पास आना पड़ा, पर समय के निष्ठुर प्रहार और परिवर्तित परिस्थितियों के छलाव ने उसे फिर कहीं किसी नई तलाश में अपनी मानसिकता के वास्ते शरण खोजने के लिए भाग जाना पड़ा। पर राकेश की पत्नी अपने आप में उससे भी कहीं अहमग्रस्त और प्रपीड़ित थी। अतः राकेश को भी उससे एक और घर और स्वच्छित सुकून की खोज में भटकने से छुटकारा पाने के लिए कालिदास का आषाढ़ी वर्षा की रिमझिम में समाकर अतीत की कहानी बनकर रह जाना, नंद का अस्तित्व अनस्तित्व के झमेले में पड़कर प्रवृत्त्यात्मक केशों का कर्तन कराकर निवृत्ति के लिए जंगल में जाकर बाघ से जूझ जाना और फिर सुंदरी से पीड़ित होकर बाहर भागना, ठीक उसी प्रकार जैसे कि राकेश दूसरी पत्नी से भागकर सारिका का संपादन करने के लिए चले गए, घर की तलाश करते रहे। पहली पत्नी से मानसिक स्तर पर छुटकारा पाने के बाद राकेश फिर गलती कर गए। ये लड़की राकेश के घनिष्ठ मित्र की बहन थी और राकेश ने उसे केवल 2-1 बार देखा ही नहीं था, बल्कि कई बार उनके घर भी आ चुकी थी। पहली पत्नी के व्यक्तित्व से उसका व्यक्तित्व बिल्कुल भिन्न था। पहले हठ था, अहम था, अब विनय थी, दीनता थी। दावा पहले भी वही था, अब भी वही, मैं आपके बिना रह नहीं सकती। हिसार में आग के गिर्द फेर लेने से पहले राकेश अनमने हो गए थे। सुबह वहाँ से चलते हुए फिर परेशान थे। तब क्या तूफान के आने की पूर्व सूचना इन्हें थी? जिंदगी के प्रति उनके मन में उत्कट लालसा थी, उत्साह था। आधे अधूरे का कथानक इस प्रकार है कि यह नाटक अपने सभी नाटकों से अलग हटकर समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक जीवंत मुहावरा है। इसके पात्र, स्थितियाँ, मनस्थितियाँ यथार्थपरक व विश्वसनीय हैं। इसमें मध्यवर्गीय स्तर से निम्न मध्यवित्तीय स्थितियों में क्रमशः विघटित होता हुआ स्वरूप है। वास्तव में हम यह सब कह सकने का साहस कर सकते हैं कि विविध साहित्यिक रूपों के सृजन में नाटककार राकेश का मन एक तलाश में हमेशा भटकता रहा है। शुरू से ही मिलने वाली परिस्थितियों से बनी एक प्रकार की अधूरी मानसिकता के कारण एक नितांत निजी परिवेश यानी घर की तलाश में अनवरत भटकता रहा। मुझे घर चाहिए अन्ना, घर। मुझे ज़िंदगी में और सब कुछ मिला है, सिर्फ एक घर ही नहीं मिला। मैं कहाँ कहाँ इसके लिए नहीं भटका, क्या क्या इसके लिए नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों घर नाम की चीज़ मुझे हमेशा रुसवा रही है। 2 बार मैंने इसे अपने, एक बार आषाढ़ के एक दिन में और दूसरी बार लहरों के राजहंस में पाने का
विश्वास भरा, और दोनों ही बार मुझे खुद ही इससे भाग जाना कालिदास बनकर और नंद बनकर भी पड़ा। क्या तुम मेरे लिए कुछ ऐसा घर बना सकोगी जो सिर्फ मेरे अनुकूल ही हो? मैं दुखी आदमी हूँ। अन्ना, कालिदास और नंद दोनों की मानसिकताओं में वो नितांत दुख ही तो भोगता है। एक बहुत थका हुआ आदमी नंद की तरह, सच थकान उतनी शरीर की नहीं जितनी मन की है। मैं चाहता हूँ कि मुझे अब तुम संभाल लो, मुझे और मेरे घर को। आधे अधूरे में निर्देशक का वक्तव्य शीर्षक में ओम शिवपुरी लिखते हैं, एक स्तर पर यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की विभिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का दिग्दर्शन है। इसके लिए नाटककार ने एक ही अभिनेता द्वारा 5 पृथक भूमिकाएं निभाए जाने की दिलचस्प रंगयुक्त का सहारा लिया है। महेंद्रनाथ की जगह जगमोहन को रख देने से या जगमोहन के स्थान पर जुनेजा को रख देने से स्थिति में कोई बुनियादी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि परिस्थितियों के एक ढांचे में व्यक्ति लगभग समान ढंग से बर्ताव करता है। आधे अधूरे की कथिगत विशेषताओं में हम पाते हैं कि छठा दशक हिंदी नाट्य साहित्य में एक स्मरणीय आलोड़न के रूप में उल्लेखनीय है। हिंदी नाटक ने इसी युग में अतीत के काल्पनिक आदर्शों तथा संस्कृत नाट्य परंपरा की रूढ़ियों से मुक्त होकर वर्तमान की वास्तविकताओं को अपना कलेवर बनाया। इस युग की सर्वप्रमुख विशेषता रंगमंच संबंधी जागरण है। सीमित उपकरणों, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से ही समकालीन जीवन अपने संपूर्ण परिवेश, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में रंगमंच पर साकार हो उठा। नई चेतना वो प्रेरणा बनकर मुखर होने वालों में राकेश अग्रगण्य हैं। इनके नाटकों का कथ्य विसंगत परिस्थितियों में घुटते मानव का तनाव रहा है। ये नाटक स्त्री पुरुष के संबंधों की विडंबना, तनाव तथा साथ जीने की विवशता, मानव विविध अनुभवों के आलेख हैं। समकालीन समस्याओं का संस्पर्श इन नाटकों की महत्ता को और बढ़ा देता है। वस्तुतः राकेश के नाटक दर्शक को आत्म साक्षात्कार कराने का माध्यम है। राकेश के नाटकों का मुख्य कथ्यगत विशेषताएं इस प्रकार हैं: ऐतिहासिक होते हुए भी कितने आधुनिक, अर्थात ऐतिहासिक और आधुनिकता का मिश्रण, प्रत्यावर्तन की विवशता, आत्म तत्व की प्रधानता और अस्तित्ववादी जीवन दर्शन।